हम में से सब लोग कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होना चाहते हैं और मेरे पॉडकास्ट में मैं कई बार बात करता हूँ कि सक्सेस के क्या मायने हैं। आज मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड, मेरे दोस्त और एक बहुत ही अकम्पलिश्ड डॉक्टर हैं। इनका नाम है डॉक्टर अनूप। डॉक्टर अनूप एमबीबीएस के बाद एमएस एमसीएच यूरोलॉजी करने के बाद, रोबोटिक्स में फेलोशिप करने के बाद, आज वीएमएमसी मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रोफेसर एंड हेड हैं, यूरोलॉजी के, रोबोटिक्स के और ऑन्कोलॉजी के। ये यहाँ कैसे पहुँचे और कैसे इन्होंने अपनी एक अलग ब्लू ओशन बनाई। ये जो मैं कई सारे बात में, कई बार आप अगर आप मुझे फॉलो करते देखते हो, मैं बात करता हूँ कि एक एक चीज़ है जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, उसे रेड ओशन कहते हैं, जहाँ पे बहुत कंपटीशन भी है, झगड़ा भी है, और कुछ लोग उससे निकल के अपना एक यूनिक जगह बना लेते हैं। और उनमें से एक है डॉक्टर अनूप, और मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी से, उनके करियर से बहुत कुछ सीखने के लिए। सो डॉक्टर अनूप, सबसे पहले थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग एंड कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। आप यहाँ आए, बहुत ही खुशी की बात है। Thank you very much, Dr. Samir, for inviting me. And we are meeting after a long time. It's really very nice to catch up again. और जो लोग नहीं जानते, अनूप मेरे साथ मैमसी के हम लोग बैचमेट हैं, और इसका मैंने फ़ायदा भी उठाया कि इनसे बात करके क्या हम मेडिकोस के लिए कुछ एक यूनिक मैसेज बना सकते हैं आज। तो डॉक्टर अनूप, मैं चाहता हूँ कि आज ना बहुत सारे बच्चे हैं जो आप बनना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि वो आप कैसे बनेंगे। तो मैं आपसे शुरू से जानना चाहता हूँ कि आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप स्कूलिंग कैसी थी आपकी, स्कूल के समय पे आप कैसे थे, फिर आप एमबीबीएस में कैसे आए, फिर आगे क्या किया आपने। एक स्कूलिंग मेरी दिल्ली में पब्लिक स्कूल में थी 10th तक। फिर 11th 12th में लुल्लो कैसल से किया, जो उसका काफ़ी नाम होता था उस समय, तो शिफ्ट कर गया सिविल लाइंस में। स्कूल में जब मैं था तो मेरे माइंड में था कि मेरे को क्या बनना चाहिए। मेरी मदर चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं। हालांकि मैंने एग्जाम डीपीएमटी और डीसी, उस समय डीसी होता था, मैंने दिया। दोनों में मेरा रैंक आ गया था, बट देन आई चोज फॉर मेडिकल प्रोफेशन। तो मैंने एमबीबीएस किया मुलायम मेडिकल कॉलेज से। हम लोग साथ ही थे 6 साल। फिर मेरा आगे का स्ट्रीम था कि मुझे एक सुपर स्पेशलिटी कोर्स में जाना था। मेरा शुरू से ऐसा था कि मैं कुछ अलग करूं, जनरल फिजिशियन या जनरल सर्जन ना रहूं। तो फिर मैंने एमएस सर्जरी किया लीडिंग हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। एंड देन मेरे को फिर यूरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, बिकॉज यूरोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें टेक्नोलॉजी इज देयर इन ऑल फील्ड्स, एंड टेक्नोलॉजी इज बेनिफिटिंग अवर पेशेंट्स। तो मुझे शुरू से लगता था कि अगर मैं यूरोलॉजी लेता हूँ तो जितने भी गैजेट्स हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो सब हम यूज़ करके पेशेंट्स को इसका बेनिफिट दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने यूरोलॉजी किया एम्स से। 2007 में मैं पास किया। 1 साल फिर मैंने एम्स में ही एक फेलोशिप किया, और फिर मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि हमारे जब मैं एम्स में था तब पहला रोबोट इंडिया का वहाँ लग गया था 2005-6 के अराउंड। मेरे प्रोफेसर डॉक्टर हेमल होते थे जो उन्होंने मुझे मेंटरशिप किया है अलॉन्ग विद डॉक्टर एनपी गुप्ता। तो ही वाज द फर्स्ट रोबोटिक सर्जन ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने एम्स अमेरिका से ट्रेनिंग लिया था। तो फिर मैं उनके साथ साथ काम करते करते 2 साल मैंने उनकी हेल्प किया। तो मुझे लगा कि मुझे आगे कैरियर इसी में बनाना है। बट उस समय इंडिया में इन्फेंसी में था रोबोटिक्स, कई लोगों को नहीं आता था, कुछ ही लोग थे जो सीख रहे थे। तो मेरे माइंड में आया कि अब मुझे जॉब भी करना है, बिकॉज फैमिली को भी आगे चलाना है, सपोर्ट करना है और आगे भी बढ़ना है। तो मैंने फिर सफदरजंग हॉस्पिटल ज्वाइन किया एज CHS ऑफिसर 2008 में। एंड 2008 से 2012 में 4 साल की मेरी जो वो थी, मैं 4 साल में वहाँ का हेड बन गया। एंड 2013 में प्रोफेसर बन गया। तो उसी टाइम में मेरे माइंड में था कि मुझे एक फेलोशिप करना है, क्योंकि इंडिया में वो सब सर्कमस्टांसेस नहीं थे कि मैं यहीं सीखूं। यहाँ के लोग इतने एक्सपर्ट नहीं थे। तो अब बाहर जाना है तो आपको अमेरिका का पता है, MLE करना पड़ता है। मैं ऑलरेडी फैकल्टी था, सारा काम करना पड़ता था हॉस्पिटल का। बट मेरी वाइफ शी वॉज ए गायनेकोलॉजिस्ट, तो उनका भी था कि मेरे को भी करना है। तो हम दोनों ने साथ मिलके MLE क्लियर किया, स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3। 2 साल की डेडिकेट मेहनत थी। हम पूरे दिन काम करते थे हॉस्पिटल में, रात को 3-4 घंटे 9 से 12 अराउंड दोनों बैठ के पढ़ते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा 2 साल। हम लोगों ने बाय ग्रेस ऑफ गॉड बिना विदाउट किसी एंट्रेंस के सारे हमारे स्टेप्स क्लियर होते चले गए अच्छे मार्क्स से। और फिर हमने अप्लाई किया और मुझे फ्लोरिडा में बेस्ट रोबोटिक सेंटर, जिसको हम GRI बोलते हैं, ग्लोबल रोबोटिक इंस्टीट्यूट, विपुल पटेल के पास फेलोशिप मिल गया, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन द वर्ल्ड है। वहाँ जब मैंने सीखा रोबोटिक्स तो मुझे समझ आया कि क्या हम मिस कर रहे थे। क्योंकि हम सब सोचते थे कि एम्स इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, यहाँ से आपने कर लिया, वहाँ मुझे गोल्ड मेडल मिला, तो मतलब लोग सोचते थे भाई इसके बाद तो क्या है, उसके बाद तो आप
बहुत बड़े चीज़ बन गए, बट मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट से कुछ करके आओ, कुछ भी अचीवमेंट कर लो, स्टिल देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। अगर आप यहाँ ना अभी तक की जो आपने जर्नी बताई ना, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए मेरे दिमाग में, बहुत सारे। एक तो ना मैं चाहता हूँ जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उसमें ना बहुत सारी चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी से सीखने के लिए, जिनको आपने ना फटाफट बता दिया, लेकिन वो आपसे सीखने के लिए। पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि आप ना आइडेंटिफाई करते गए कि ये जोन अब फ्यूचर का होगा। जी मतलब एक होता है ना कि जैसे आज ये चीज़ आप जीत रही है, उसमें सब आ जाते हैं। आपने ये देखा कि आगे ये चलेगा। जब जो चीज़ इन्फेंसी में थी जी आपने उसको पकड़ लिया उस उसको समय, बढ़िया। तो वो उसमें शायद आपके मेंटर का भी रोल था। जी जी तो सर्जरी जैसे फील्ड में ना आपको सही मेंटर सही समय पे मिल जाए, उसकी बहुत वैल्यू है। बहुत जरूरी है। मेरे आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को 2 और 3 ऐसे अच्छे मेंटर मिले ड्यूरिंग माई MCH। प्रोफेसर MP गुप्ता जो हेड थे, डॉक्टर हेमल आइकॉनिक फिगर होते थे, एंड डॉक्टर PN डोगरा, ये 3 होते थे जो मेरे मेंटर्स रहे, और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा विज़न बना ऑफ कोर्स उनके साथ काम करते हुए, और मुझे लगा कि अब मुझे अमेरिका जाके करना चाहिए। एंड मेरा पर्पस ये था अमेरिका जाके, ये नहीं कि मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ, मेरा पर्पस था वहाँ से कुछ सीखूँ, वापस आके इंडिया में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया किसी भी चीज़ में बिहाइंड नहीं है। हम चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, मैन पावर की बात करें, टैलेंट की बात करें, वी आर मच अहेड ऑफ इवन अमेरिकन्स। तो मुझे ऐसा शुरू से बहुत बहुत प्राउड हो रहा है आपसे बात करके मुझे शुरू से ही इस भरोसा बात था। पे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत यूनिक लगी और मुझे लगता है बहुत कम लोग वो करते होंगे, आपने जब एम्स से अपना MCH यूरोलॉजी में ख़त्म किया और आपने एम्स के अंदर 1 साल का एक फेलोशिप भी किया, उस समय आप चाहते तो इंडिया के अंदर बहुत सारी हाई पेइंग जॉब्स जो आपको बहुत पैसा भी देती, जी। वो छोड़ के आपने एक कम पे आउट वाले, आपने गवर्नमेंट जॉब को, आपने बताया कि आपने एक गवर्नमेंट जॉब को उठाया वहाँ पे, और उस समय पे आपने वो पैसा भी छोड़ा और अपने आप को USMLE की तैयारी पे डाला। ये साधारण बात नहीं है, बहुत सारे लोग ये नहीं करेंगे। मतलब आज आप जब लुक बैक करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आसान था, लेकिन मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ ये नहीं करेंगे। वो कहेंगे जब मतलब एक तरफ पैसा बहुत था, मतलब यूरोलॉजी में रोबोटिक्स आप इंडिया में वहाँ से आप करके चाहे आप उतना ना भी सीख पाते जितना आज आप सीखे, तो पैसा तो वहाँ बहुत बना सकते थे। आपने वो पैसा छोड़ा कि आपको पता था आगे वो बहुत बड़ा करूँगा मैं कुछ। तो वो आपके अंदर ये माइंडसेट कैसे आया? तो बेसिकली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस समय बड़े प्रलोभन थे, बड़े सारे मेरे पास लुक्रेटिव ऑफर्स आए। कोई एम्स का आपको पता है बड़ा नाम तब भी था, अब भी है, बट पहले बहुत ज़्यादा नाम था जिस समय मैं निकला। तो उस समय ऑफर्स तो आते थे कि प्राइवेट में ज्वाइन कर लीजिए, पर मुझे लगता था कि अगर मैंने भी इसी तरह की जो आपने कहा ना एक भेड़ चाल में आप एंटर कर गए तो मैं फिर उसी में रह जाऊंगा, और जो मेरा सपना है कि कुछ अलग करना है वो मेरा फिर मिस हो जाता है। तो ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है आपको। फैमिली को मैंने बताया मेरा ये डिसीजन है, मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग करूँ, और फेलोशिप करना आसान काम नहीं, आप बिल्कुल सही बोला कि पहले तो पढ़ाई करो, हाँ। फिर आपको 1 साल 2 साल वहाँ पर एज ए रेजिडेंट की तरह काम करना है, वो भी बड़ा आसान नहीं है आफ्टर यू बिकम फैकल्टी। बट माइंड सेट है कि मेरे को करना है तो करना है, तो डेडिकेशन अगर आपने कर लिया तो सारी मुश्किलें पार कर जाते हो और फिर आप पहुँच जाते हो मंजिल तक। ईशान, इसमें बहुत ही और मुश्किल क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। आप परिवार भी आगे बढ़ चुका था, जी आप MCH भी कर चुके थे, और आप चाहे तो मतलब पैसे भी बहुत कमा सकते थे। उस समय पे जब बायोकेमिस्ट्री के क्रेब्स साइकिल पढ़ने पड़ते हैं USMLE स्टेप 1 के लिए, वो कैसे अपने आप को आपने मोटिवेट किया? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बनना सब चाहते हैं। एक ना आपने सुना भी होगा, कहावत भी है कि बना हुआ शाहरुख खान सब बनना चाहते हैं, बनते हुए रास्ते में नहीं जाना चाहते। वो बहुत मुश्किल बात है कि MCH करने के बाद क्रेब साइकिल पढ़ना MCQ करने के लिए बहुत मुश्किल। तो कैसे अपने अंदर वो आप आग लाए? मुझे पता है कि कैसे हमने पढ़ाई की। लकीली मेरी वाइफ शी इज़ वेरी बिग सपोर्ट फॉर मी। हम दोनों का एक ही उद्देश्य था कि हम अमेरिका जाएंगे, फेलोशिप करके वापस आएंगे। तो हम दोनों साथ बैठ के पढ़ते थे, साथ नोट्स बनाते थे। ऑफ कोर्स सब कुछ भूल चुके थे, MBBS का कहाँ याद रहता है, सही बात है। दैट की 12-13 साल के बाद। हाँ। तो फिर हमने कहा नहीं, हमें करना है तो करना है। हम दूसरे को मोटिवेट करते थे, थके हारे आते थे रात को, कुछ सब कुछ हमने छोड़ दिया। नो मूवीज, नो घूमना फिरना, सब हमने एक तपस्या की तरह इसको लिया, जैसे स्टूडेंट्स तपस्या करते हैं। हाँ। आजकल नीट की तैयारी करते हैं, हाँ। हमने उसकी तैयारी की 2 साल, और सब कुछ छोड़ दिया था हमने। नो घूमना फिरना, नो लेजर एक्टिविटीज, सिर्फ यही काम करना। तो ठीक है, आई मीन इसके लिए आपको एक मोटिवेशन चाहिए, एक सपोर्ट पार्टनर चाहिए, फैमिली अच्छी चाहिए जो सपोर्ट कर सके। आसान नहीं है बट कर सकते हैं, बिकॉज हमने किया तो कोई भी कर सकता है। यहाँ ना मैं एक और, मेरे एक ऑब्जर्वेशन है कि एक मैं अभी कोट पढ़ रहा था
कि सक्सेस के लिए ना आपका पार्टनर सही चुना होना बहुत ही ज़रूरी है, डिग्री से भी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या, अगर उनकी विजन ना मैच होती है आपके विजन से, तो फिर आप शायद, बहुत मुश्किल होता है ये, बहुत मतलब एकदम से रायता फैल जाए एक प्रकार से ज़िंदगी के अंदर, कि आदमी कहे कि मुझे तो अमेरिका जाके फेलोशिप करनी है और एक और पढ़ना है, और ये बड़ा आसान नहीं है। जो आपने अचीव किया, मुझे लगता है इसमें मैडम का भी उतना ही योगदान है। बिल्कुल, लेकिन मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैम के बिना ये कर ही नहीं पाता, बिकॉज ना सिर्फ साथ बैठ के पढ़ना, जहाँ बड़ा सपोर्ट था, उसके बाद यहाँ से उनको भी सब कुछ छोड़ के जाना। और हमारा बेटा हो चुका था, ही वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड, उसको साथ लेके जाना, क्योंकि उसको अकेला छोड़ नहीं सकते थे। तो वहाँ जाके हम दोनों को आपस में एडजस्ट भी करना था कि बच्चे को कौन संभालेगा, बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारे टाइम इंटरवल थोड़ा डिफरेंस था, तो कभी मैं दिखता था, कभी वो दिखते थे। तो एक दूसरे का अगर हमारे बीच में कॉम्बिनेशन अच्छा ना हो तो ये पॉसिबल था ही नहीं। तो बनना सब चाहते हैं डॉक्टर अनूप बन जाए, लेकिन ये पीछे की कहानी नहीं पता कि कितनी मुश्किल थी। उसके आगे की बात में ना, आप फ्लोरिडा पहुंच गए और आप फेलोशिप कर रहे थे रोबोटिक्स के अंदर, और आपको वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट में जगह मिल गई काम करने की। और मुझे पूरा यकीन है, ये मैं आपसे जानना भी चाहता हूँ, जब आप वहाँ काम कर रहे थे तो उन्होंने रोकने की कोशिश तो की होगी। बिल्कुल। फिर आप रुके नहीं, ये कैसे हुआ? देखिए, ज़्यादातर अभी तक की जो हिस्ट्री हम देखे हैं, जो भी यहाँ से जाते हैं 99% लोग वहीं सेटल हो जाते हैं। गिने चुने 3 या 4 लोग या 5 लोग मुझे याद है जो वापस आए, बाकी सब सेटल हो गए। दे हैव देयर ओन रीजंस। तो मुझे भी ऑफ कोर्स बोला गया, क्योंकि हम दोनों कपल साथ काम कर रहे थे, दोनों की सेम क्वालिफिकेशन थी, एंड डेफिनेटली दे सेड कि हम आप दोनों को यहाँ हायर कर लेंगे। एंड पर मैंने बोला कि देखिए, मेरा एक विज़न था जिसके मैं आया था, विज़न लेके। मेरा ये नहीं था कि मेरे को वहाँ से इंडिया में कोई दिक्कत है, मुझे छोड़ के आना है, कुछ अलग जगह जाके कुछ पैसे कमाने आना है, ऐसा मेरा माइंड में नहीं था। मेरा माइंड में था कि मैं यहाँ के सीखूंगा, यहाँ की टेक्नोलॉजी सीख के मैं इंडिया जाके उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, और इंडिया में उसको फिर बेनिफिट्स देने हैं मुझे। तो मेरा पर्पज़ यही था। तो मैंने इसलिए उनको बड़ा पोलाइटली मना किया कि मैंने कहा, सर, मैंने शुरू से आपको बोला था कि मैं यहाँ सेटल नहीं होना चाहता हूँ, आई वांट टू गो बैक एंड सर्व माई कंट्री। तो मेरा शुरू से यही क्लियर था, मैंने उनको बता दिया। तो मतलब अगर मैं बोलूँ, और ये अगर हम आपकी ज़िंदगी से, जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं और यंग डॉक्टर सुन रहे हैं, क्या अगर मैं बोलूँ कि आपने बार बार पैसा छोड़ के स्किल को प्रेफरेंस किया, कि मुझे पैसा नहीं, मुझे स्किल चाहिए, मुझे पैसा नहीं, मुझे अपॉर्चुनिटी और बड़ी चाहिए, मुझे ग्रीन फील्ड चाहिए। मैं मतलब अमेरिका में यदि मैं रोबोटिक्स में आप काम करते तो वन ऑफ द मैनी होते, इंडिया में आ गया वन ऑफ द फ्यू हो गए। आपने बार बार अपनी ओशन को दोबारा ब्लू ओशन में आ गए, कि मैं इंडिया जब वापस आए, तो आप जिस सेक्टर में आए, आप वीएमएमसी, मुझे लगता है रोबोटिक्स को शुरू करने वाले लोगों में से आप होंगे। जी जी। तो आपने अपने मतलब, ये क्या एक कांस्टेंट आपका माइंडसेट रहा, या सबकॉन्शियस थॉट है कि मैं हमेशा लीडिंग एज में रहूं, या ये एक मतलब एग्रेशन तो है ही, अपन मुलानियन है, हमें पता है मैम सिंह, एग्रेशन तो है ही कि कुछ करना है, लेकिन वो जो कुछ करना है आपने उसमें उसको ना बहुत बार बहुत कुछ छोड़ा है उसके लिए। तो ये बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट दिखाता है। ये कैसे किया? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। एंड मेरा शुरू से एकेडमिक की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था, ट्रेनिंग कराना बच्चों को, मुझे लगता है जो मैंने सीखा मैं लोगों को सिखाऊं, शुरू से ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट है। मनी की तरफ मैंने आज तक, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं, बेटा आप स्किल्स की तरफ जाओ, पैसे की तरफ मत भागो, अगर आपके स्किल्स हैं तो आप हमेशा एक अच्छा काम कर सकते हो। तो मैंने डेफिनेटली मनी की तरफ मैंने कभी सोचा नहीं, बट ये डेफिनेटली मैं बोलना चाहता हूँ जो बच्चे देख रहे हैं कि देखिए, आप अपने स्किल सेट को बढ़ाइए। आपकी पोजीशन टेम्परेरी है, पैसा टेम्परेरी है, रुतबा टेम्परेरी है, बट स्किल्स परमानेंट है। बहुत ही खूबसूरत। स्किल्स हैं, हाँ। दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप सर्वाइव करेंगे, ना सिर्फ सर्वाइव करेंगे, आप एक्सेल करेंगे, फ्लरिश करेंगे। फ्लरिश करेंगे। मतलब वो जो कहते हैं कि हुनर बनाओ, काम सीखो, सक्सेस झक मार के अपने आप आएगा। अपने आप आएगा। बहुत बहुत खूबसूरत है। अच्छा डॉक्टर अनूप, जब हम ये बात कर ही रहे हैं, तो आज रोबोटिक्स में और क्या नया आप कर रहे हो जो यूनिक है एकदम? और देखिए, रोबोटिक्स, हम जब मैं वापस आया तो मैंने CHS का पहला रोबोटिक यहाँ स्टेब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें काफ़ी समय लगा, बिकॉज बहुत सारे आपको पता है इश्यूज होते हैं, प्रोसेस से जाना पड़ता है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, एंड वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट रोबोटिक सिस्टम ऑफ द CHS 2019। एंड आपको यहाँ खुशी होगी, तब अब हमें 5-6 साल हो चुके हैं। अब हम वी हैव बिकम द वन ऑफ लीडिंग रोबोटिक सेंटर इन द कंट्री। क्या बात है। इन पैरेलल टू द प्राइवेट सेंटर्स। मतलब अगर आप बात करते हैं, प्राइवेट सेंटर्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, बट गवर्नमेंट में बहुत कम सेंटर्स अच्छा कर रहे हैं। एंड वी स्टार्टेड नॉट ओनली द ऑन्कोलॉजी सर्जरीज बट रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट। दैट वाज आई थिंक आई से रिवोल्यूशन दैट वी स्टार्टेड 2 years बैक। एंड नाउ हमारा हॉस्पिटल गवर्नमेंट का एक IKD अहमदाबाद है, एक हम लोग करते हैं, बहुत कम गवर्नमेंट सेंटर्स रोबोटिक ट्रांसप्लांट कर रहे हैं।
तो मेरा मानना था कि देखिए जो ये टेक्नोलॉजी है, एक गरीब आदमी है, वो प्राइवेट में जाके तो करा ही नहीं सकता है। एक सर्जरी के 7 से 8 लाख लगते हैं, उसके अलावा जो खर्चा है वो अलग है। इससे मैंने आपको पैकेज बताया। ट्रांसप्लांट की हम बात करें 7-8 लाख तो उससे ट्रांसप्लांट में लगता है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ भी लेनी है बेचारे को, जो उसकी सैलरी 10,000 रुपये वो कहाँ से अफोर्ड करेगा। तो इसका मतलब है कि जो गरीब है वो बेचारा टेक्नोलॉजी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो मेरा पर्पज़ यही था कि अगर हम ये यहाँ दिल्ली VMC में स्टार्ट कर लें, सब्जेक्ट में स्टार्ट कर लें, तो हम ये सारा फायदा इन गरीब मरीजों को दे सकते हैं। तो मेरा पर्पज़ मेनली अंडर प्रिविलेज पेशेंट ही शुरू से रहे हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो कहीं भी जाके करा सकता है, इंडिया के बाहर भी जा सकता है, पर जिसका पैसा नहीं हो बेचारा वो कहाँ जाएगा। तो ये सोच के ही हमने स्टार्ट किया। अब हमारा पर्पस अभी ये था कि जिससे ज़्यादा से लोगों को हम सर्व करें। अभी जो नया हम सोच रहे हैं, एक तो हमें इंडियन जो हमारे यूरोलॉजिस्ट यंग हमारे जो बच्चे निकल के आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग पर हम ध्यान दे रहे हैं। कई सालों से आई एम द मेंटर एंड प्रॉक्टर फॉर दो स्टूडेंट्स। हम उनको हमारी सोसाइटी यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसमें जो रोबोटिक्स का हमने एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया, जिसका फाइंड द फाउंडर फैकल्टी जो उसने स्टार्ट किया आज से 4 साल पहले। और हम बच्चों को एक मोटिवेशन देते हैं कि आप रोबोटिक्स में जाएं, तो हम उनको सिखाते हैं, कैप्सूल कोर्सेज में वो करवाते हैं। तो एक तो ट्रेनिंग हो गया। दूसरा, आजकल AI का काफ़ी रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम क्या सोच रहे हैं, आगे वाले टाइम में सर्जरीज ऐसी हो जाएंगी कि हमें गाइडेंस मिलेगा AI का कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, हमें कहाँ से चेंज करना है। तो ये AI का रोल इसमें बढ़ने वाला है। बाकी हम बात करते हैं टेली मेंटरिंग, टेली प्रॉक्टरिंग। अब मैं दिल्ली बैठा हूँ, सारे मरीज तो दिल्ली नहीं आ सकते। मेरा एक दोस्त है या मेरा कोई कुलीग है जो एक छोटे सेंटर में बैठा है, यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर। तो हमने क्या किया, एक ट्रायल किया कि मैं यहाँ बैठे बैठे उसको प्रॉक्टरिंग और मेंटरिंग कर सकता हूँ। जिस प्रकार हम रेडियोलॉजी में भी टेली रेडियोलॉजी करते हैं कि दूर से देखते हैं, दूर से देख के आप उनको बता सकते हैं। ऐसे ही हम मैं बैठे बैठे उसको मेंटरिंग कर सकता हूँ। तो हमने ये भी सर्जरी भी कर सकते हैं। सर्जरी जो लास्ट, ये डेफिनेटली हमारा लास्ट टेली सर्जरी, एंड दिस इज लाइक माय पैशन। मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया में, एक हमने पढ़ा था, एक वो चाइना में एक रिमोट लोकेशन में उन्होंने सर्जरी की, तो है तो बहुत चैलेंजिंग भी लेकिन एक्साइटिंग भी। बहुत चैलेंजिंग एक्साइटिंग है। एंड इंडिया में 100% होगा, कुछ समय लगेगा। अभी मुझे लग रहा है आप ही करो। एक आध सेंटर में ट्रायल चल रहा है, तो होगा। इसका एडवांटेज ही मिलेगा। आप देखिए कि आप दिल्ली बैठे हैं और मेरा कोई पेशेंट बहुत दूर कहीं बैठा है, आई कैन हेल्प दैट पेशेंट फ्रॉम हियर। तो ये एक तरह का बूम रहेगा हमारे रिमोट एरियाज के लिए। एक कभी बिल गेट्स ने बोला कि आने वाले 10 साल में या कुछ साल में ना डॉक्टर रहेंगे ना टीचर रहेंगे, सब कुछ AI और रोबोटिक्स करेंगे। तो क्या सर्जरी में इसका कोई खतरा आपको दिखाई देता है? तो एक्चुअली ये बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है कि रोबोट खुद सर्जरी करता है। इट्स ए मास्टर स्लेव सिस्टम। तो क्या होता है कि पेशेंट लेटा हुआ एक टेबल के ऊपर, हमारा एक कार्ड आता है, हम ड्रिल करके छोटे पोर्ट डाल देते हैं एंड उसको फिर रोबोट को डॉक कर देते हैं। तो मैं बैठा होता हूँ यहाँ से अराउंड, मान के चलिए इस कमरे के नेक्स्ट बाहर बैठा हूँ, कंसोल पे मैं मूव कर रहा हूँ अपने फिंगर्स, वो ट्रांसमिट होके वायर के थ्रू जो इंस्ट्रूमेंट्स को मूव कर रहे हैं। तो इट्स ए मास्टर स्लेव सिस्टम। तो ये रिप्लेस आप नहीं कर सकते। It has to be driven by the surgeon. तो surgeon, it's always the man behind the machine, not the machine which is doing the surgery. तो इसलिए अभी तो ठीक है, लेकिन आगे वाले टाइम में भी इट इज नॉट पॉसिबल कि हम रिप्लेस कर लें। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे हेल्प के लिए, जैसे मैंने AI की बात की, कुछ चीज़ों में वो हमें हेल्प कर सकता है, लेकिन वी कैन नॉट रिप्लेस अ सर्जन कंप्लीटली। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक बहुत सारे बच्चे रिलैक्स होंगे जो सर्जरी उठाने वाले हैं इस समय पे। और डॉक्टर अनूप, एक दो चीज़ें और मैंने ऑब्जर्व किया आपकी कहानी में, मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। जैसे ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस देश में हम नहीं कर सकते, सरकार में नहीं कर सकते, सरकारी सेटअप में लेके हम पहला कैसे करेंगे, ये मतलब कॉमन मिसकंसेप्शन जनरली भी रहती है दुनिया के अंदर। और आप अमेरिका के अंदर अपना मौका वहाँ सेटल होने का छोड़ के आप वापस आके फिर आप प्राइवेट में जा सकते। आपने एक सरकारी सेटअप को चुना जहाँ पे रोबोटिक्स नहीं था, आपने उसको लेके आए। तो ये रहा तो मुश्किल होगा, मतलब आज हम बात करें तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आप और हम दोनों जानते हैं जो सरकारी सेटअप के अंदर एक फाइल मूव करना एक डॉक्टर के लिए मतलब आसान नहीं है। ऑल्दो वो कभी कभी मैं देखता हूँ कि कोई चीज़ अगर सरकार भी चाहती है कि हाँ वो भी चाहते हैं कि रोबोटिक्स आए उनके सेटअप के अंदर आए, तो मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुश्किल तो रही होगी। बिल्कुल। देखिए, इसका ये भी एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि ये रोबोट कैसे आया। एंड इनफैक्ट जब हमने इंस्टॉलेशन करवाया था, हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने इनफैक्ट जब इनॉग्रेशन स्पीच में बोला कि देखिए
ये रोबोट यहाँ जो लगा है सदन हॉस्पिटल में, बिकॉज ही रिमेंबर्स कि मैं कई बार गया, मैंने फॉलो किया, हर स्टेज पे फॉलो किया। एंड ही सेड कि देखिए, अगर आपको एक ड्रीम फॉलो करना है, ड्रीम आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आपको परसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। ये इन्होंने सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बोला। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा मैसेज था कि अगर आपको कुछ करना है तो फॉलो करते रहिए, प्रयास करते रहिए, एंड इवेंचुअली पीपल आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो अगर इंटेंशन क्लियर है, आप ऑनेस्ट हैं, तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। समय लग सकता है, डेफिनेटली समय लगता है, अच्छे कामों में भी समय लग सकता है, लेकिन परसिस्टेंस इज द मेन की। अगर आप परसिस्ट करते रहेंगे अपने प्रयासों में, तो आप सफल हो जाते हैं। मुझे तो लगता है ये तो शायद आपकी ज़िंदगी का भी मैसेज यही है आपका, कि अगर आप लगे रहोगे, आपने छोड़ा नहीं। मतलब मेरे को लगता है कि आपने अपनी एमबीबीएस के बाद रास्ता छोड़ा नहीं, आपने सर्जरी पकड़ी, फिर रुके नहीं कि मुझे तो एमसीएच करना है, फिर रुके नहीं कि नहीं मुझे तो रोबोटिक्स में जाना है, फिर भी आप रुके नहीं मुझे तो बाहर भी सीखना है, फिर रुके नहीं मुझे वापस आना है। तो आखिरी मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है कि आज ना लगभग अगर हम मतलब समाज के मापदंड से देखें तो मतलब आप सब कुछ पा चुके हैं, जो आप मतलब एक ड्रीम करियर हो सकता है ना, वो आप बना चुके हैं। आप प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आप सब कुछ कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। और तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? मतलब अब यहाँ पहुँचने के बाद अभी और भूख है कि और मतलब वो है क्षमता या एक एम्बिशन जिसे हम कहते हैं कि अब ये करके दिखाना है, अगला आपका क्या पड़ा हुआ है? देखिए, मेरी लाइफ का मोटो हमेशा रहा है कि एक पहले चीज़ अचीव करें या फिर अगले स्टेप के लिए आप बढ़ जाएं। बिकॉज अगर मैं कंटेंट हो गया अपनी उस अकम्पलिशमेंट से, देन दैट मीन दैट माई लास्ट डे ऑफ प्रोग्रेस करना है, तो आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने आपको जब चीज़ें डिस्कस की, एक चीज़ हमने क्या किया, वापस आने के बाद एक हमने वेबकास्ट शुरू किया, लाइव सर्जरी, जो कि इंडिया में कभी कोई इसने की नहीं। जहाँ से मैं ट्रेन होके आया अमेरिका में, वहाँ मेरे मेंटर हमेशा करते रहते थे, पूरी वर्ल्ड में वो दिखाते थे। तो मुझे लगा जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने आके यहाँ 2019 में गवर्नमेंट, अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट जो हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने मुझे खुद बोला कि आप कुछ करके दिखाएं, क्योंकि आप बाहर से ट्रेन होके आए। तो मैंने बोला ठीक है। हमने एक लाइव सर्जरी वेबकास्ट शुरू की, जिसमें मैं 2 सर्जरी दिखाता हूँ, एक रोबोटिक और एक लैप्रोस्कोपी, जिसको हम 52 मेडिकल कॉलेज, प्रीमियर मेडिकल कॉलेज द कंट्री हैं, उनको ऑनलाइन दिखाते हैं थ्रू मिनिस्ट्री पोर्टल, और 20 डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रांसमिट होता है। तो सोचिए, ये एक नायाब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो 5 साल हो गए इसको, और लगातार हम करते रहे। फिर हमने रिकॉर्ड बनाया, 225 हम रेगुलर वेबकास्ट कर चुके हैं, और लोगों ने इतना पसंद किया, अब हमारे पास डिमांड आती है कि आप इसको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। तो ये मेरा उस समय विजन। अब मैं सोच रहा हूँ आगे क्या कर रहे हैं, आपने कहा नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तो मेरा नेक्स्ट प्लान यही है कि ट्रेनिंग पे फोकस करना है, ताकि मेरे इंडिया का कोई भी बच्चा बाहर उसको ना जाना पड़े, जैसे मुझे जाना पड़ा। तो हम यहाँ टेम्पल इतने बना दें अपॉर्चुनिटीज ट्रेनिंग के, रोबोटिक के, कि कोई बाहर ही नहीं जाएगा, उसको यहीं इंडिया में सब ट्रेनिंग हम करा दें, नंबर 1। एंड नंबर 2, जैसे मैंने कहा, टेली सर्जरी मेरा नेक्स्ट स्टेप है जो मुझे करना चाहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स नंबर 3, हम सर्जिकल आउटकम्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ, क्या कर सकते हैं कि हमारी सर्जरी और बेटर हो जाए। ये 3 चीज़ों मेरे माइंड में है, एंड ऑफ कोर्स हम कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि जो आपकी आखिरी जो मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी कि आप एक अनूप से खुश नहीं हैं, आप और बहुत सारे अनूप बनाना चाहते हैं आने वाले समय के लिए। सो ऑन दिस नोट हम आज इस पॉडकास्ट के अंदर मुझे लगता है कि बहुत सारे यंग सर्जन्स को इंस्पायर कर पाए होंगे रोबोटिक्स के लिए भी, और करियर बनाने के पाथ के ऊपर भी, कि कैसे आप अपनी खुद की एक ब्लू ओशन बना सकते हैं। आप इसे, ज़रूरी नहीं आप सर्जन हो, आप अगर फिजिशियन भी हैं, आप अगर एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, फिर भी आप सुन के एक पाथ सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हर समय आइडेंटिफाई करना है कि मेरा अगला क्या होगा। डॉक्टर अनूप कभी रुके नहीं और आज भी रुके नहीं, आज भी वो और चाहते हैं ज़िंदगी से। हाईली इंस्पायरिंग। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर मोटिवेट करेगा। अगर करता है तो कमेंट्स में बताएं कि आप अगला गेस्ट किसे चाहते हैं।